एवरीवन, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि हमारा प्रोनाउन है। हमने ऑलरेडी नाउन का लेक्चर कवर कर रखा है। अब हम लोग प्रोनाउन की तरफ चलेंगे। प्रोनाउन में बेसिकली है क्या, ये एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह यूज होगा। अब नाउन की जगह यूज क्यों करना है हमें? जैसे कि अगर समझ लो मैं किसी का भी नाम बार बार लूँ किसी सेंटेंस के अंदर, जैसे कि एक मिनट, जैसे कि रवि इज़ अ बॉय। ठीक है, रवि गोज टू स्कूल, रवि प्लेज फुटबॉल। अब एक बात बताओ, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, रवि इज़ अ बॉय, रवि गोज टू स्कूल, रवि प्लेज फुटबॉल, यहाँ हमने रवि को 3 बार बोला। थोड़ा बोरिंग सा नहीं लग रहा है ये कि रवि रवि इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, रवि गोज टू स्कूल, ठीक है, रवि प्लेज फुटबॉल, थोड़ा सा बोरिंग साउंड कर रहा है ये। तो इसी रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग नाउन के जगह किसी प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर रवि है, तो रवि के बदले हम लोग यूज करेंगे ही। तो कुछ हमारा सेंटेंस ऐसा बनेगा। सबसे पहला सेंटेंस में हमें एज इट इज़ नाउन लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे रवि इज़ अ बॉय। एंड जस्ट इसके आगे वाले सेंटेंसेस के अंदर हम लोग प्रोनाउन को यूज करेंगे इसका। तो रवि के बदले हम लोग यूज करेंगे ही का। तो कुछ ऐसे साउंड करेगा ये। अब ही गोज टू स्कूल, रवि के बदले फिर हम लोग यहाँ पर अब लिखेंगे ही प्लेज फुटबॉल। अब यहाँ पर तुम देख रहे हो, अब कुछ इस तरीके से हमारा सेंटेंस बना। रवि इज़ अ बॉय, ही गोज टू स्कूल, ही प्लेज फुटबॉल। यहाँ पर ही एक प्रोनाउन है। तो सिंपल वर्ड में तुम अगर समझना चाहो प्रोनाउन को, तो प्रोनाउन वह वर्ड होता है जो नाउन की जगह यूज होगा, ताकि रिपीटेशन से हम लोग बच पाए, ताकि रिपीटेशन ना हो सेंटेंस के अंदर बार बार। बस सिंपल सा ये होता है हमारा प्रोनाउन। तो सबसे पहले प्रोनाउन का डेफिनेशन हमें लिखना होगा। तो प्रोनाउन होता क्या है? तो प्रोनाउन का डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग सबसे पहले। दो तरीके से तुम डेफिनेशन बोल सकते हो। पहला कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। यानी प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसे हम लोग नाउन के बदले में यूज करते हैं। या फिर और अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन। सिंपल भाषा में यही बोलना चाह रहे हैं कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के बदले ही आएगा। क्यों आएगा? ताकि सेंटेंस के अंदर हम लोग एक ही नाम का बार बार रिपीटेशन ना करें। अगर रिपीटेशन आप बार बार करोगे तो वो एक्सप्रेशन भद्दा सा फील होता है। वैसी उसी सेंटेंस में तुम एक ही बार नाम लिए हो, फिर दोबारा उसका नाम ले रहे हो, फिर तीसरे बार भी उसका नाम ले रहे हो, तो पूरा एक एक्सप्रेशन भद्दा सा लगेगा देखने में। तो इसीलिए हम लोग उस नाम के बदले अगर उसका प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो भद्दापन हमारा खत्म हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। जैसे कि राम इज माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास, राम इज एबसेंट टूडे बिकॉज राम इज इल। अब यहाँ पर थोड़ा भद्दा सा तुम्हें लगा होगा कि बार बार राम का नाम यहाँ पर अजीब सा लग रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए हम लोग पहले सेंटेंस में राम लिखेंगे, बट अगले सेंटेंस से हम लोग लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। लिखेंगे हम लोग राम इज माई फ्रेंड। ठीक है। अब अगले सेंटेंस में हम लोग राम ना लिख के लिखेंगे क्या? ही रीड्स इन माई क्लास। फिर ही इज एबसेंट टुडे। एज यू कैन सी हेयर कि हमने राम को बस एक बार लिखा और उसके जस्ट आगे वाले सेंटेंसेस में हमने उसका प्रोनाउन यूज करा। तो हमारा ये कितना बढ़िया सेंटेंस लग रहा है देखने में। तो बस यही बात है कि हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अब हम लोग चलते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की तरफ। अच्छा, ग्रामर के अंदर हम लोग प्रोनाउन को 10 पार्ट्स में बांटते हैं। सबसे पहला हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा होता है हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन।
तीसरा रिफ्लेक्सिव, चौथा एम्फेटिक, फिफ्थ डिमॉन्स्ट्रेटिव, सिक्स्थ डिमॉन्स्ट्रेटिव के जस्ट बाद हमारा आता है इंडिफिनिट प्रोनाउन, सेवेंथ नंबर पर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव, एट नंबर पे आता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नाइन्थ नंबर पे आएगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, एंड लास्ट 10th नंबर पे हमारा आएगा इंटेरोगेटिव। प्रोनाउन। अच्छा, ये जो 10 के 10 टाइप है, आपको पता होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज इट इज़ ये पूछ लिए जाते हैं। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि बताओ ये वर्ड इन सब में से कौन सा प्रोनाउन है। आपके पास चार ऑप्शन होगा, या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि ये प्रोनाउन इसके अंदर प्रोनाउन है भी कि या नहीं। चार ऑप्शन रहेंगे ना एक वर्ड को, और उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है ये नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है। तो उस जगह पर भी आपको बहुत हेल्प करेगा ये आइडेंटिफिकेशन के अंदर में। इसमें सबसे हमारा जो डिफ़िकल्ट पोर्शन, डिफ़िकल्ट नहीं, थोड़ा कन्फ्यूजियस सा पोर्शन होता है रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक के अंदर, क्योंकि यहाँ पर सिमिलर वर्ड्स आते हैं। बस दोनों में डिफरेंस एक छोटा सा होता है, बट इसके अंदर सिमिलर वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारा अलग, ये अलग, इसके अंदर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। फिर ये सब बहुत सिंपल सिंपल है हमारे, ये जो बाकी के सारे जितने भी है ये सारे सिंपल है। हम लोग एक एक करके सबका डेफिनेशन, सबको सबका आइडेंटिफिकेशन, सबके जो रूल्स होंगे, सब लोग हम सभी चीज़ों पे हम लोग एक एक बार ध्यान देंगे अभी। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा पार्ट आता है पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, ये होता क्या है? देखो, पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो पर्सन या किसी थिंग के लिए के नाम की जगह यूज होगा। सिंपल भाषा में ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसी पर्सन या थिंग के नाम के जगह यूज हो। ये बताता है कि कौन बोल रहा है, किससे बात हो रही है, या किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सिंपल भाषा में अगर बताया जाए तो जब नाउन किसी पर्सन या थिंग के लिए यूज हो और उसकी जगह हम लोग आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, इन सभी वर्ड्स का यूज करें तो वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आता है। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन के टाइप भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन के अंदर, तो फर्स्ट पर्सन के अंदर आएगा आई और वी। अगर हम बात करें सेकंड पर्सन के अंदर, तो इसके अंदर आएगा यू। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू। एंड अगर हम बात करें थर्ड पर्सन की, तो इसके अंदर आएगा ही, सी, इट, दे, और कोई भी नाम हमारा हो जाए। तो सिंपल सी भाषा, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, एंड थर्ड पर्सन के अंदर ही, सी, इट और दे आएगा। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो केस के हिसाब से बदलते हैं। अगर आप पर्सनल प्रोनाउन का यूज नॉमिनेटिव केस के अंदर करोगे तो उसका यूज कुछ अलग वर्ड के तरीके से होगा। अगर आप पॉसेसिव केस में यूज करो तो उसका एक अलग तरीके से यूज होगा, और अगर आप ऑब्जेक्टिव केस के अंदर यूज करो तो उसका यूज कुछ अलग तरीके से होगा। जैसे कि अगर हम बात करें नॉमिनेटिव केस के अंदर, तो नॉमिनेटिव केस के अंदर एज अ सब्जेक्ट ये यूज होगा आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। वहीं अगर हम बात करें पॉसेसिव केस के अंदर, अच्छा, पॉसेसिव केस के अंदर हमारे पास दो टाइप आ जाते हैं। फिर एक
एज अ हम लोग पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं इसका, और एक हम लोग यूज करते हैं एज अ पॉसेसिव प्रोनाउन का। तो हम लोग इसमें सबसे पहले प्रोनाउन का ही हम लोग आज देखेंगे। अगर मान लो पॉसेसिव प्रोनाउन की जगह अगर तुम आई का यूज करोगे तो आई के बदले तुम लिखोगे माइन। अगर तुम वी का यूज करोगे तो वी के बदले लिखोगे आवर्स। अगर तुम यू के बदले लिखोगे तो योर्स। अगर ही के बदले लिखोगे तो हिज। यानी एक पॉसेशन दिखेगा इसके अंदर, अधिकार दिखेगा तुमको। ऐसे ही हर का हो जाएगा हर्स, सी का हर्स हो जाएगा। अच्छा, इट का कोई पॉसेसिव नहीं बनता है, और दे का हो जाएगा देयर्स। अच्छा, नॉमिनेटिव और पॉसेसिव हमने देख लिया। ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात कर लेते कि अगर इसका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में तो क्या बनेगा इसका। अच्छा, आई का ऑब्जेक्टिव बनता है मी, वी का बनता है अस, यू का यूं ही रहता है। ऐसे ही का हिम बन जाता है। अगर हम बात करें सी का तो सी का हर बनता है। इट का बात करें तो इट का इट ही रहता है। और अगर हम बात करें दे तो दे का देम बनता है। मतलब ये जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है इस वो अपने केस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो वो ये बन के रहेगा। अगर वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो ये बन के रहेगा। और अगर वो पॉसेसिव केस के अंदर एज अ पॉसेसिव प्रोनाउन बन के आ रहा है तो यहाँ पर ये यूज होगा इसके बदले, सभी के बदले। इट का नहीं बनता है पॉसेसिव प्रोनाउन, ये ध्यान रखना। यहाँ पर वो इट का कुछ नहीं बनेगा। बस इतना सा आपको एक छोटा सा ये चार्ट ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम लोग इसके और आगे बात करें कुछ डेफिनेशन की, अगर हम बात करें तो डेफिनेशन हम लोग इसका लिख लेते हैं सबसे पहले पॉसेसिव प्रोनाउन का। तो सिंपल सा डेफिनेशन इसका ये कहता है कि आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है कि यही वर्ड को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन का के तरफ यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी नाउन क्योंकि ये किसी पर्सन और किसी थिंग के बदले यूज होता है। बस सिंपल सा इसका डेफिनेशन ये था हमारा। अच्छा, इसके बाद हमारा आता है सेकेंड नंबर पे प्रोनाउन, जिसका नाम होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। अब उसको हम लोग देख। सो सेकेंड है हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन। इसके नाम के अंदर ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। पॉसेशन का मतलब ही होता है अधिकार, यानी वो प्रोनाउन जो अधिकार दिखाने के लिए यूज हो उसे हम पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। सिंपल सा इसका डेफिनेशन यही है। द प्रोनाउन यूज टू शो पोजीशन इज कॉल्ड अ पॉसेसिव प्रोनाउन। इसके अंदर कुछ वर्ड्स आएंगे जैसे कि माइन, अभी हमने जस्ट देखा जो चार्ट के अंदर थे। माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, यही सारे वर्ड्स आते हैं। सेंटेंसेस के जरिए हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो the pronoun used to show possession is called possessive pronoun. कौन कौन से वर्ड आएंगे इसके अंदर? तो माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, दिस बुक इज माइन। यह बुक मेरी है। यहाँ पर माइन जो है अधिकार दिखा रहा है, बिलोंगिंग दिखा रहा है कि यह किताब मेरी है। तो यहाँ पर माइन हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। ऐसे ही दीज आर आवर्स, ये हमारा है। ठीक है। अब यहाँ पर आर्स जो है ये भी एक अधिकार दिखा रहा है कि हमारा है। तो यहाँ पर आर्स क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। और कौन सा प्रोनाउन हुआ? पॉसेसिव प्रोनाउन हुआ। ऐसे हमारे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। द हाउस इज हिज। यहाँ पर हिज क्या है? पोजीशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है। इट मीन्स हिज हमारा हो गया पॉसेसिव प्रोनाउन। ऐसे बहुत सारे हमारे
एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो पॉजेसिव प्रोनाउन हमारे बनेंगे। बट हाँ, समटाइम्स आप कंफ्यूज कर जाओगे किसी किसी सेंटेंसेस के अंदर कि वो पॉसेसिव प्रोनाउन है या फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो इतना ध्यान रखना हमेशा कि पॉसेसिव एडजेक्टिव जो होगा हमेशा वो नाउन के लिए आएगा, वो नाउन के साथ आएगा। कैसे? जैसे ये देखो, दिस पेन इज माइन, एंड दूसरा सेंटेंस, दिस इज माई पेन। अच्छा, यहां पर माइन क्या है? अधिकार दिखा रहा है ना? तो ये तो हमारा चलो पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। यहां पर भी तो माई हमारा एक अधिकार दिखा रहा है कि यह, दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है, और दिस पेन इज माई, यह कलम मेरा है। दोनों तो पोजीशन दिखा रहा है, बस दोनों में अंतर यह है कि यह आपका नाउन के जस्ट पहला है, नाउन के लिए आया हुआ है कि किसका पेन है? मेरा पेन है। तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इट मीन्स ये हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव हुआ। बट यहां पर ये अकेला है, ये वर्ब है, वर्ब के जस्ट बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन या फिर प्रोनाउन हो सकता है। ये प्रोनाउन तो, ये नाउन तो है नहीं, तो ये हुआ क्या? प्रोनाउन हुआ। और कौन सा प्रोनाउन हुआ? तो ये हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन हुआ। बस यही डिफरेंस है कि ये हमेशा नाउन के साथ आएगा और ये अकेला रहता है, वो अकेले अकेले के लिए रहता है। बस यही हमारा डिफरेंस दोनों के बीच में होता है। अगला हमारा टाइप आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। अच्छा, ये क्या होता है? सिंपल भाषा में ये समझो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होगा जो सब्जेक्ट पर ही एक्शन वापस जिसमें सब्जेक्ट पर ही वो एक्शन वापस आता है, यानी सब्जेक्ट खुद पर ही इसमें एक्शन करेगा। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझो, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। यहां पर जो तुम सेंटेंस देख रहे हो, यहां पर एक्शन सब्जेक्ट पर ही हो रहा है कि मैंने चोट पहुंचाया, एक्शन हो रहा है चोट पहुंचाना, लेकिन मैंने खुद पर चोट पहुंचाया, माई सेल्फ, वापस सब्जेक्ट अपने आप पर एक्शन कर लिया। इट मीन्स ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आएगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से वर्ड आएंगे? तो ये हो गया तुम्हारा माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स। अच्छा, जब योर का आप सिंगुलर सेंस में यूज कर रहे हैं तो योर सेल्फ लगाएंगे, और अगर आप एज अ प्लूरल यूज कर रहे हैं योर को, तो आप यहाँ पर सेल्फ्स लगाएंगे। यानी कि कभी भी आपको प्लूरल दिख जाए, प्लूरल वाले वर्ड, तो उसके उसके साथ आप सेल्फ्स लगाएंगे, और अगर आपको दिख जाए सिंगुलर वाले वर्ड, तो उसके पहले आप, उसके बाद आप सेल्फ लगा लेंगे इजिली। योर सेल्फ्स हो गया। उसके अलावा हमारा हिम सेल्फ, हर सेल्फ, itself, and themselves। डेफिनेशन भी इसका यही कहता है कि द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। बस इतना ध्यान रखो इसके अंदर कि जो काम करने वाला डूअर होगा और जो काम झेलने वाला रिसीवर होगा, वो एक ही पर्सन होगा। यानी डूअर और रिसीवर ये सेम होंगे। यही हमारा रिफ्लेक्सिव के अंदर होता है। अब ये जो आपने वर्ड देखा, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सिमिलर वर्ड आएगा इम्फेटिक के अंदर ही, बट दोनों का यूज अलग अलग होता है, दोनों का सेंस अलग अलग होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि जब काम सब्जेक्ट पर वापस हो जाए, यानी जो काम का जो एक्शन होगा वो सब्जेक्ट पर ही वापस आएगा। बट इम्फेटिक का थोड़ा डिफरेंट मीनिंग चला जाता है। सिंपली सबसे पहले तुम रिफ्लेक्सिव कवर करो। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स इसका देखते हैं हम लोग। जैसे कि वी कैन हेल्प आवर सेल्व्स, वी कैन हेल्प आवर सेल्व्स, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से जो सब्जेक्ट था उसी के ऊपर काम हुआ, उसी के ऊपर एक्शन हुआ। इट मीन्स आवर सेल्व्स क्या हो गया हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया।
सी ruined herself. उसने अपने आप को बर्बाद किया। वापस से काम किस पर हुआ? सब्जेक्ट पर हुआ। इट मीन्स हर सेल्फ क्या हो गया हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आ गया। बस सिंपल सा ये डिफरेंस होता है इन सब के बीच में। अच्छा, अगर हम लोग इसके जस्ट बाद वाले की बात करें, जो कि हमारा आता है अगले नंबर पे, 4th नंबर पे, एम्फेटिक प्रोनाउन। वो क्या कहते हैं? उसको क्या, वो क्या होता है हमारा? सिंपल भाषा में अब ये समझो कि एम्फेटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो नॉन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए यूज होता है। इससे सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा, बट इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। बस यही इसका मतलब होता है कि ये नॉन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है, इम्फेसाइज करने के लिए होता है। इम्फेसाइज का मतलब ही होता है जोर देना। जैसे कि इसका एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल हम लोग देखें तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ही ये किया था। तुम देख रहे हो यहाँ पर वापस जो हमारा सब्जेक्ट था उस पर ही हमने जोर दे दिया कि मैंने ही ये किया था। तो इट मीन्स ये हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर आ गया। जैसे आई माई सेल्फ कंप्लीटेड दी वर्क। मैंने खुद ही काम किया। यहाँ पर देखो माई सेल्फ जो है वो सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए हुआ है, यानी ये सब्जेक्ट पर जोर दे रहा है माई सेल्फ कि मैंने खुद ही काम किया। खुद ही मतलब स्वयं काम किया। इट मीन्स माई सेल्फ यहाँ पर इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। रिफ्लेक्सिव में हमने क्या देखा था कि रिफ्लेक्सिव के अंदर हमारा सिंपल सा जो था वो खुद सब्जेक्ट पर एक्शन कर रहा था, बट इम्फेटिक के अंदर क्या है, ये सब्जेक्ट पर जोर दे रहा है। ये नॉन या प्रोनाउन पर जोर देगा, एम्फेसाइज करेगा। बस दोनों में छोटा सा डिफरेंस यही होता है। जैसे यही सेंटेंस था, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क। यहाँ पर माई सेल्फ सब्जेक्ट पर जोर दे रहा है। जैसे कि एक और एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो ही हिमसेल्फ वेंट टू द मार्केट। वो खुद ही मार्केट गया। यहाँ पर वापस हिमसेल्फ क्या कर रहा है? इस ही पर जोर दे रहा है कि वो खुद ही मार्केट गया। इट मीन्स माई सेल्फ हमारा किस किस प्रोनाउन के अंदर आएगा? इम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर आएगा। जैसे कि सी हर सेल्फ कुक्ड द फूड। उसने खुद ही खाना बनाया। यहाँ पर वापस खुद ही खाना बनाया। इट मीन्स वापस सी पर जोर दिया जा रहा है। इट मीन्स हर सेल्फ हमारा किसके अंदर आएगा? इम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर आएगा। अच्छा, इम्फेटिक प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या लिखे सर हम? तो वो डेफिनेशन ये लिखो, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, itself, and themselves are called emphatic pronouns when they are used for sake of emphasizes। यानी वो जब जोर देने के लिए, जब वो नाउन और प्रोनाउन पर जोर देने के लिए यूज हो, उसी को हम लोग इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। हमने एग्जाम्पल्स भी समझ लिया इसका। अच्छा, अभी भी अगर तुम्हें इसमें डाउट है कि रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक क्या होता है, नहीं होता है, सिंपल सा भाषा में ये अब तुम समझ लो एक छोटा सा बात, कि जब खुद पर एक्शन हो, जब खुद पर एक्शन हो तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा।
और अगर खुद ने ही किया है, यानी यानी कि खुद ही ने किया, तो ये हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। बस यही अंतर है कि इसमें इसमें खुद सब्जेक्ट एक्शन अपने आप पे करेगा, और इसमें खुद सब्जेक्ट खुद ही करेगा उसको, एक्शन नहीं खुद सब्जेक्ट पर होगा इसमें। इसमें सब्जेक्ट बस खुद अपने ही उस काम को दिखाएगा कि मैंने खुद वो किया है, जोर देगा अपने आप पे वो। बस यही दोनों में डिफरेंस। अगर एक और एग्जांपल देख ले फाइनल, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। रिफ्लेक्सिव का एक एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, ही हर्ट हिमसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ। और एक एग्जांपल हम लोग लिखते हैं एम्फेटिक का, ही हिमसेल्फ हर्ट द थीफ। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? तो उसने खुद को चोट पहुंचाई। जो यहाँ पर काम हो रहा है, चोट, हर्ट करना, वो सब्जेक्ट खुद पर कर रहा है, यानी कि एक्शन खुद पर किया जा रहा है इसके अंदर। बट इस सेंटेंस के अगर हम लोग देखें, इस सेंटेंस के अंदर अगर हम लोग देखें, तो इसका मतलब हुआ उसने खुद ही चोर को मारा। काम नहीं एक सब्जेक्ट खुद कर रहा है, मतलब एक्शन सब्जेक्ट पर नहीं हो रहा है इसमें, एक्शन किसी और चीज़ पर हर्ट करना हो रहा है। बट सब्जेक्ट अपने आप पर क्या कर रहा है? जोर दे रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है अपने आप को कि मैंने खुद ही चोर को मारा। तो बस दोनों में डिफरेंस यही होता है, दोनों के अंदर वर्ड्स सिमिलर होते हैं बट डिफरेंट। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस? दोनों के बीच में यही होगा कि ये अलग काम कर रहा है और ये अलग काम कर रहा है। बस इसके बीच का कंफ्यूजन दूर रखना है अपने को। अच्छा ठीक है, इसके आगे हम लोग का टाइप आता है 5th नंबर पे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये और भी ज़्यादा सिंपल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? डिमॉन्स्ट्रेट करना। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या हुआ? किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट करना। ऐसा प्रोनाउन जिसको हम लोग यूज करें किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए, उसकी तरफ निर्देशित करने के लिए। जैसे कि दिस इज अ बॉय। हम लोग क्या कर रहे हैं? दिस का यूज करके इस बॉय की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यह एक लड़का है। ऐसे ही डैट इज अ गर्ल। डैट का यूज हम लोग कर रहे हैं उस लड़की की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए, तो डैट, दिस। इसके अलावा हमारा हो सकता है दीज, दोज। अच्छा, दीज से क्या सेंटेंस हो जाएगा? दीज आर बॉल्स। दीज का यूज हमने किया बॉल्स को पॉइंट आउट करने के लिए। दोज आर डॉल्स। दोज का हमने यूज किया डॉल्स, डॉल्स को पॉइंट आउट करने के लिए। सिंपल भाषा में ऐसा प्रोनाउन जो हम लोग यूज करें किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए, उसको हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका? द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट the object or objects to which it refers is called demonstrative pronoun। बस इतना ही ध्यान रखना है तुमको। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जैसे ही एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, तो उसमें कंफ्यूज मत करना तुम। एडजेक्टिव वाले में क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में जस्ट दिस, डैट, दीज, दोज के बाद एक नाउन आएगा, लेकिन प्रोनाउन के अंदर वो अकेला रहेगा। अगर हम एग्जाम्पल की तरफ देखें तो एग्जाम्पल से समझ में आएगा तुमको कि ये दोनों में अंतर क्या हो। जैसे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। यहां पर दिस के जस्ट बाद एक नाउन आ गया, तो सिंपली ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। ऐसे एक और एग्जांपल, दिस बुक इज योर्स। दिस के जस्ट बाद एक नाउन आ गया, तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या हो गया? एडजेक्टिव हुआ। और अगर ये अकेला रहता कि दिस इज अ बुक, तो ये अगर अकेला है तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन ये दोनों क्या है? हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बाद नाउन आया है, ये नाउन के लिए आया है, नाउन का विशेषता बता रहा है ये कि कौन सा किताब? यह किताब।
नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये। तो बस दोनों में डिफरेंस यही ध्यान रखना कि नाउन के अगर नाउन ये दिस के जस्ट बाद दिस डैट दीज दोज के बाद अगर नाउन आ रहा है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और अगर वो अकेला है दिस डैट दीज दोज इसके बाद कोई नाउन नहीं है तो वो जस्ट हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। बस इसके बीच में यही डिफरेंस होता है। अच्छा, 6 नंबर पे हमारा कौन सा टाइप आएगा? तो 6 नंबर पे हमारा टाइप आता है इंडिफिनिट प्रोनाउन का। इंडिफिनिट प्रोनाउन का। अच्छा, ये क्या होता है? देखो, इंडिफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग या प्लेस के लिए नहीं यूज होता है, बल्कि जनरली तरीके से इसको हम लोग यूज करेंगे, जनरल तरीके से यूज करेंगे। नहीं समझ आया? ठीक है, आप समझो। जब हमें एग्जैक्ट ना पता हो कि कौन है या फिर क्या है, तब हम लोग यूज करेंगे इंडिफिनिट प्रोनाउन का। कैसे? जब किसी सेंटेंस में कोई, कुछ, सब, किसी ने, किसी भी, थोड़ा, बहुत सारा, ये सब बातें हों, तब समझ जाओ कि वहां पर इंडिफिनिट प्रोनाउन होगा। अच्छा, कैसे हम पहचानेंगे? जैसे कि समवन इज नॉकिंग एट द डोर। कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा है, क्या तुम्हें पता है कि कौन है वो? क्या तुम कंफर्म हो कि वो पर्सन है या क्या है? तुम्हें कुछ कंफर्म नहीं पता कौन पर्सन है वो। सिंपल सा, बस यहाँ पर जो समवन है, जो जिसका मतलब कोई है, इट मीन्स ये हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ कंफर्म नहीं पता है, बस हम लोग अनिश्चित चीज की तरीके से इसका यूज कर रहे हैं। जैसे कि नोबडी नोज द आंसर। कोई भी आंसर नहीं जानता, यहां भी कुछ कंफर्म नहीं है तुम्हारा, यहां पर भी इसका मतलब हो गया कि कोई भी आंसर नहीं जानता। तो नोबडी यहां पर क्या कर रहा है? इंडिफिनिट प्रोनाउन के तरीके से यूज हो रहा है। एवरीवन लव्स देयर कंट्री। हर कोई अपने देश से प्यार करता है, यहां पर भी कुछ डिफिनिट बात नहीं चल रहा है, बस लिख दिया हमने कि एवरीवन लव्स देयर कंट्री। कौन है, क्या है, मैं नहीं पता ये, बस। तो यहाँ पर जो एवरीवन है वो एज अ इंडिफिनिट प्रोनाउन यहाँ पर यूज हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर और कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं? तो सारे वर्ड्स लिख लेते हैं हम लोग। जैसे कि समबडी हो गया, नोबडी हो गया, एवरीवन हो गया, एनीबडी हो सकता है, ऑल हो सकता है, नन हो सकता है, मैनी, वन। वन कैसे? जैसे कि वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ। किसी व्यक्ति, किसी को अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर किसी का मतलब क्या हो गया? तो किसी, हमें कंफर्म तो नहीं पता है, बस कोई एक इंसान का बात हो रहा है, तो सिंपली यहाँ पर भी इंडिफिनिट बात हो रहा है, तो ये इंडिफिनिट प्रोनाउन हमारा हो गया। और इसके अलावा क्या हो सकता है? नन, नथिंग, एनी, बहुत सारे ऐसे हमारे ये वर्ड हो गए। सिंपली इसका डेफिनेशन की अगर हम लोग अब बात करें तो डेफिनेशन इसका कुछ इस प्रकार होगा। एन इंडिफिनिट प्रोनाउन refers to person or things in general way and does not refer to any person or thing in particular। बस इसका मतलब यही हुआ कि जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है तो उसे इंडिफिनिट प्रोनाउन हम लोग कहते हैं। छोटा सा ये डेफिनेशन था हमारा इसका। अच्छा, एक बात और याद रखना है इसके अंदर, क्या हो जाएगा वो? जब सम, ऑल, मैनी, वन, एनी, इन सब के जस्ट बाद कोई नाउन आ जाए तो फिर वो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे कि सम बॉयज आर रेडी।
जस्ट सम के बाद एक नाउन आ गया, इट मीन्स ये हमारा एडजेक्टिव है। अब इसको प्रोनाउन मत कहना। जैसे कि ऑल थिंग्स हैव देयर ऑन वैल्यूज, ऑल थिंग्स हैव देयर ऑन वैल्यूज। फिर यहां पर ऑल के जस्ट बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, तो ये हमारा एडजेक्टिव बन गया। अब ये हमारा प्रोनाउन नहीं रहा, ध्यान रखना इसको। अच्छा, अगला टाइप हमारा क्या है 7th नंबर पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये तो और सिंपल हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अच्छा, ये क्या होता है सर? तो जब इच, ईदर और नीदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में हो, उसी को हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वेन इच, ईदर एंड नीदर are used as pronouns, they are called distributive pronoun। बस इतना, बहुत बहुत सिंपल सा था ये हमारा। अच्छा, इसमें भी अगर हम लोग डीपली बात करना चाहे तो कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो तो, कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो ग्रुप में हर एक व्यक्ति या चीज को अलग अलग तरह से दिखाता है, यानी वन बाय वन हर एक का बात करेगा ये, इसका मतलब ही हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे कि सिंपल भाषा में बताए, जब हम किसी ग्रुप में इच पर्सन या थिंग को अलग अलग ट्रीट करें, एक एक करके सबको हम लोग ट्रीट करें, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तरीके से उसमें हम लोग यूज करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारा हो जाता है। इसके अंदर 3 ही वर्ड आएंगे, इच, ईदर और नीदर। एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझते हैं। इच ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट अ प्राइज। हर एक स्टूडेंट को प्राइज मिला। इच ऑफ द स्टूडेंट का मतलब क्या हो गया, हर एक स्टूडेंट को। इट मीन्स हम लोग हर एक सिंगल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। यहां पर सिंपली इच क्या हो गया हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। ऐसे ही इच ऑफ द 2 पेन्स इज गुड। दोनों पेन में से कोई एक अच्छा है। अब यहां पर फिर हमने दोनों में से किसी, हर मतलब हर एक सिंगल का बात कर रहा है कि दोनों में से कोई एक अच्छा है, तो यहां पर इच क्या हो गया हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर आ गया। नीदर ऑफ द बॉयज वॉज लेट। दोनों लड़कों में से कोई भी लेट नहीं था। फिर सेम वही बात है, यहां पर भी नीदर क्या हो गया हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर आ गया। तो बस यही पॉइंट है हमारा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब के साथ आता है। पहला ये ध्यान रख लो तुम। इच, ईदर, नीदर जब नाउन के साथ आता है तो एडजेक्टिव बन जाता है। यहां पर भी वही कहानी, अगर इनके जस्ट बाद नाउन आ जाए तो एडजेक्टिव बन जाएगा, जैसे कि हमने अभी जस्ट 2 पहले वाले में पढ़ा था। हाँ, अच्छा, ये हम क्या बोल रहे हैं ये अब ध्यान रख लो एक बार, कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब के साथ आता है। जैसे each of the girls are intelligent, और each of the girls is intelligent। अच्छा, ये सेंटेंस और इस सेंटेंस में से सही कौन सा है बताओ? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा जो होगा वो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब के साथ आएगा। तो बताओ इन दोनों सेंटेंस में से गलत कौन सा सेंटेंस है? 5 सेकेंड है तुम्हारे पास। ओके, तो इस सेंटेंस में अगर तुम देखो, आर ये हमारा प्लूरल वर्ब हुआ, और इज इस सेंटेंस के अंदर ये हमारा सिंगुलर वर्ब हुआ। तो अकॉर्डिंग टू द रूल कि जो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है हमारा, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव, ये हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब के साथ आता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे
तो ये सिंगुलर वर्ब है हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया, सही सेंटेंस है। यहाँ पर इच का यूज हमने, डिमोन्स्ट्रेटिव का प्रोनाउन का यूज हमने आर के साथ कर दिया, जो कि ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लूरल वर्ब आ गया हमारा, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 एग्जाम्पल और देख लो। इच बॉय इज टॉल, इच इज टॉल। बताओ इस दोनों सेंटेंस के अंदर इच क्या है? अगर इस सेंटेंस के अंदर हम लोग देखें, पहले वाले सेंटेंस के अंदर इसके जस्ट बाद क्या आया है, बॉय आ गया। इट मीन्स ये हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। जब आ जाए नाउन वो एडजेक्टिव बन गया हमारा, और यहाँ पर इच हमारा अकेला है, तो ये क्या हो गया हमारा, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। बस यहीं तक खेला है हमारा इसका। अच्छा, अगला हमारा टाइप क्या होता है 8 नंबर में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का। अच्छा, अब उसका बात हम लोग करते हैं, वो क्या होता है हमारा। सो नेक्स्ट की हम लोग अब देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। ओके, सो 8th वन, इसका नाम है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये क्या होता है सर? सिंपल भाषा में समझो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच एक दूसरे पर एक्शन दिखाने के लिए आए। यानी इसमें 2 लोगों के लिए अगर हम बात करेंगे तो लिखेंगे वन अनदर, ईच अदर। अगर 2 लोगों के लिए अगर हम बात करें तो लिखेंगे ईच अदर। और अगर हम 2 लोगों से ज्यादा की बात करें तो उसके लिए हम लिखेंगे वन अनदर। सिंपल भाषा में फिर से, कि जब दोनों तरफ से काम हो रहा हो, यानी जब सेंटेंस में एक दूसरे से या आपस में कोई सेंस आए, यानी जब, इतना समझो दोबारा से फिर तुम, कि जब एक दूसरे पर एक्शन आए, चाहे वो 2 लोग की बात करें या 2 लोग से ज़्यादा की बात करें हम लोग, तो वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर आएगा। ये 2 ही वर्ड होते हैं, एक हो जाएगा ईच अदर और एक होता है वन अनदर। ईच अदर होता है सिर्फ 2 पर्सन के लिए, और वन अनदर होता है फॉर मोर देन 2 पर्सन। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल से पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होगा। डेफिनेशन भी ऐसा ही है कि ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम लोग अब देखते हैं। राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर। राम और श्याम एक दूसरे की मदद करते हैं। फिर यहां पर अगर देखो, ईच अदर क्या कर रहा है, इसका भी फिर वही सेंस बन रहा है हमारा कि वो एक दूसरे को मदद करते हैं। तो हमने भी डेफिनेशन क्या पढ़ा था अभी, कि जब दोनों तरफ से काम हो रहा हो, यानी वो एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, तो काम दोनों तरफ से हो रहा है। इट मीन्स ईच अदर क्या हो गया हमारा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। ऐसी और एग्जांपल हम लोग अगर इसका देखें तो दे लव्ड वन अनदर। वन अनदर से बढ़िया ईच अदर। वे एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर यहां पर किसका सेंस बन रहा है? अब दोबारा अगर तुम इस सेंटेंस में देखो तो दे लव्ड ईच अदर, यहां पर फिर दोनों तरफ से काम हो रहा है, चाहे ईच अदर लिख दो तुम या फिर वन अदर लिख दो तुम, बात वहीं पर जाता है हमारा कि जब एक्शन दोनों तरफ से हो, चाहे 2 लोग हैं तो दोनों तरफ से, या फिर बहुत सारे लोग हैं तो हर एक लोगों की तरफ से एक्शन हो रहा हो इसमें। तो सेंटेंस का बस यही मतलब है, और डेफिनेशन भी बस यही कह रहा है, रेसिप्रोकल के अंदर और कुछ है नहीं। जैसे कि द स्टूडेंट्स लव वन अनदर, द स्टूडेंट्स लव्ड वन अनदर। स्टूडेंट्स आपस में प्यार करते हैं।
प्यार करते थे, या फिर जो भी लव नहीं, लव कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर भी तुम देख रहे हो, तो आपस में हर एक लोगों के द्वारा किया जा रहा है, तो हर एक पर्सन की बात चल रहा है यहाँ पर फिर। तो बस यही सेंस इसका बन रहा है रेसिप्रोकल के अंदर, कि बस दो वर्ड वाला, एक ईच अदर और एक वन अनदर वाला, और इसके अंदर कुछ खास है नहीं, दोनों तरफ से काम हो जाए, बस यही हमारा इसके अंदर काम होता है। अच्छा, अगले की अगर हम लोग बात करें नोवेव टाइप की तरफ, तो वो क्या है हमारा, वो देख। तो हम लोग लिखते हैं अगला टाइप इसका 9 नंबर, जो कि आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, ये क्या होता है? बहुत सिंपल सा है, बस इतना समझो कि ये दो सेंटेंस को जोड़ता है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। और क्या, ये उस सेंटेंस के अंदर किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। बस इसमें दो ही बात ध्यान रखना है, कि ये दो सेंटेंस को जोड़ेगा और उस सेंटेंस के अंदर किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, उसके बारे में एक्स्ट्रा बात करेगा। इसके अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो एक जैसे हु, whom, whose, which, what एंड that, ये सारे वर्ड्स इसके अंदर आते हैं। अच्छा, ये जोड़ता कैसे है और इसका हम लोग समझेंगे कैसे कि हाँ ये दोनों ही बातें इसके अंदर की, ये जोड़ेगा और ये किसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग लिखते हैं इसका, पहला सेंटेंस, द बॉय इज प्लेइंग, द बॉय इज माई फ्रेंड। ठीक है, द बॉय इज प्लेइंग, द बॉय इज माई फ्रेंड, दो अलग अलग सेंटेंस है इसमें। अब हम एक काम करते हैं, किसी एक रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं और दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो सेंटेंस कुछ हमारा इस प्रकार बनेगा, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। मतलब इसका ये हुआ कि वह जो लड़का खेल रहा है मेरा दोस्त है। तो यहां पर हु ने क्या किया, सबसे पहले हु दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद उसने बताया कि वो लड़का मेरा दोस्त है, यानी उस बॉय के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया कि वो लड़का मेरा दोस्त है। तो बस ऐसे इसके अंदर काम होंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं, सेंटेंस नंबर 2, जैसे कि दिस इज अ बुक, आई लाइक द बुक। सेम वही कहानी। अब दिस इज अ बुक, आई लाइक द बुक, यह एक किताब है और मैं मुझे वो किताब मुझे किताब पसंद है। इस सेंटेंस को अब हम जोड़ते हैं दोनों सेंटेंस को, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, दिस इज द बुक विच आई लाइक, ये वही किताब है जो मुझे पसंद है। अब यहां पर विच ने क्या किया, दो सेंटेंस को जोड़ा, और दो सेंटेंस को जोड़ने के बाद उसने एक एक्स्ट्रा बात बताया कि कौन सी बुक मुझे पसंद है। तो बस रिलेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन का यही काम है कि वो दो सेंटेंस को जोड़ेगा और उस सेंटेंस के अंदर किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बात वो बोलेगा। बस यही इसका बात है। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन अगर हम लोग देख लें, तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार बनेगा इसका, कि अ रिलेटिव प्रोनाउन A relative pronoun refers to a noun pronoun going before
and relates the said noun pronoun to a group of words coming after. बस ये वही था हमारा। अच्छा, अब लास्ट टाइप हमारा क्या होता है, उसको उसकी तरफ हम लोग अब चलते हैं। तो लास्ट हमारा होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। वो क्या होता है, तो अब हम उसे देखते हैं। ओके, तो फाइनल 10th नंबर हमारा इंटेरोगेटिव। बहुत सिंपल सा है ये। ऐसा प्रोनाउन जो क्वेश्चन या सवाल पूछने के लिए यूज होता है उसे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। बहुत सिंपल सा। डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका अब हम लोग सबसे पहले। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे ये कि द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन is called interrogative pronoun. एग्जाम्पल अगर देखें, इसके अंदर कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं, तो इसके अंदर आएगा आपका जैसे हु, ये क्वेश्चन पूछने के लिए आएगा बेसिकली। हु, whom, whose, which, what, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो हु आर यू, तुम कौन हो। तो ये एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन होता है और ये हमारा प्रोनाउन है। ऐसे ही हमारा हो जाएगा। और एग्जाम्पल की बात करें तो व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। हमारे पिताजी का क्या नाम है, तो यहाँ पर व्हाट एज अ क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। पूरा ये हमारा प्रोनाउन अब ख़त्म हो चुका है। तो ये कुछ हमारा 10 टाइप्स थे प्रोनाउन के। हम लोगों ने एक एक करके सबको देखा। प्रोनाउन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है जब इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव आ जाए। कभी कभी कुछ वर्ड प्रोनाउन के अंदर भी वही होता है और एडजेक्टिव के अंदर भी वही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। तो क्या एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग इसके आगे वाले एक लेक्चर के अंदर प्रोनाउन को ही रखेंगे और उसके अंदर हम लोग देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा रूल्स और टिप्स जो सिंपली इंग्लिश के अंदर यूज हो जाते हैं और वो प्रोनाउन के अंदर ही फॉल करता है। हम लोग उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। बट अभी के लिए फ़िलहाल हमारा नाउन और प्रोनाउन कवर हो चुका है। तो आप इन्हें अच्छे से रिवाइज करोगे, इनका अच्छे से नोट्स बनाओगे, इनके कुछ प्रैक्टिस सवाल आप देखोगे। आपके पास जो किताब होंगे ऑलरेडी ग्रामर का है, चाहे स्कूल का हो या फिर कहीं का भी हो, उसके अंदर सवाल मिल जाएगा, आप उसके अंदर क्वेश्चन लगा सकते हो। इसके बाहर इसमें प्रोनाउन के अंदर कुछ नहीं है। इसके बाद एक और लेक्चर रहेगा छोटा सा प्रोनाउन का, और इसके जस्ट बाद हम लोग एडजेक्टिव की तरफ मूव करेंगे। एडजेक्टिव, फिर वर्ब, एडवर्ब, ऐसे करके हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहले कवर अप करेंगे। फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ होता है ग्रामर के अंदर, हम लोग उसके अंदर भी फॉल करेंगे, जैसे वॉइस, नरेशन, बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू टू एवरीवन। आप लोग बस ऐसे ही पढ़ते रहिए और थैंक यू वेरी मच।